lecture, which is 22nd National Webinar on a topic of developmental anomalies and applied and preventive approach. I wholeheartedly welcome from my team, Dr. Nisa Bhalekar Madam. She is Associate Professor. She is Associate Professor in Pandit Khusilal Sarma Ayurvedic College, Bhopal currently. She has the experience of 20 years of teaching experience of UG and PG teaching. She has published more than 30 plus articles in national and international journals, has guided more than 20 theses, is also the principal investigator in MPCTST sponsored project. She is the member of State Executive Committee member for NASIE MP. And Madam has been also awarded a Best Thesis Award from All India Sarir Institute, Lucknow in 2005. So I wholeheartedly welcome ma'am and believe that she is going to give some deliberations about and her insights on the important topic today. Ma'am, I welcome you. थैंक यू सो मच सर। मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबने आज, जिसके लिए मैं विश्व आयुर्वेद परिषद और राकेश शर्मा सर, सचिन शर्मा सर, सचिन खेड़ेकर सर और जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। I have started sharing. Is my screen visible? Yes, visible. Yes, ma'am. Okay. मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है जी जी। तो क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल आगे बढ़े मैडम। जी, क्योंकि हम वैसे थोड़ा सा लेट है, मैं प्रिसाइज होने की कोशिश करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं। और जैसे कि आज का टॉपिक है, एक्चुअली मैं बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डेवलपमेंटल एनोमलीज के लिए हमारे आचार्यों ने बताए हैं, और अभी मॉडर्न जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जो साइंस है वो उसके बारे में क्या कहता है और क्या इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो सकता है। क्योंकि आज हम समाज में देखते हैं हमारे आसपास कई सारे लोग जो है इस कंजेनिटल एनोमली के साथ पैदा होके उसके साथ स्ट्रगल करते हुए लाइफ लॉन्ग दिखाई देते हैं। कुछ एनोमलीज तो ऐसी होती है जिनका कुछ अंतर नहीं आता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीडेक्टिली या सिंडेक्टिली। दीज एबनॉर्मलिटीज आर समवॉट माइनर एबनॉर्मलिटीज जो कि लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती है पेशेंट के, बट जस्ट थोड़ा कॉस्मेटिक पर्पस से कमी होती है उनकी, ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी को जानते हैं जो ऋतिक रोशन है हीरो हमारा, ही इज बॉर्न विद सिंडेक्टिली एंड पॉलीडेक्टिली ऑल्सो, एंड ही फ्लॉन्ट इट विथ प्राउड, एंड जिसको हम भी देखने के लिए वो रहते हैं। दूसरा, कुछ मालफॉर्मेशंस या कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज जो है जो सर्जिकली रिपेयरेबल होती है, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, इम्परफोरेटेड एनस हो गया। तो these anomalies they can be surgically repaired, एंड उसके बाद व्यक्ति नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। फिर एक होती है जो सेलुलर लेवल पे अफेक्ट करती है, जेनेटिक लेवल पे अफेक्ट करती है, क्रोमोसोमल लेवल पे अफेक्ट करती है, जैसे डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो ये पेशेंट्स जो इस एनोमली के साथ बॉर्न हुए हैं उनको लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, और उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे हमने हमारे समाज में देखा होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि एवरी कपल हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सटेंड द फैमिली शुड बी अवेयर of this etiological factors, so the preventive measures can be taken, and if the children or child is about to begin with some anomaly which is going to hamper the quality of the life,
should be definitely be prevented. So ये मुझे लगता है हर एक पेरेंट को बिफोर गेटिंग प्लानिंग टू एक्सटेंड द फैमिली इसके बारे में अवेयर होना चाहिए. तो हम देखते हैं कि मालफॉर्म प्रोजेनी is always in a record since time immemorial. As long as etiology of the congenital malformation is concerned, initially it was attributed to be somewhat supernatural in origin, curse of God, etc. But as the time passed, the more biological and scientific explanations were available, एंड इसके कॉजेस भी जो है बहुत अच्छे से जैसे जैसे जेनेटिक्स की नॉलेज प्रोग्रेस करती गई और आज हमारे पास सब कुछ बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजें हम असेस कर सकते हैं और उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं. अगर अथर्ववेद से हम शुरू करते हैं, मैं बहुत प्रिसाइज ही होने की कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को आयुर्वेद की पूरी जानकारी है. यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, मेरे कलीग्स बैठे हैं, सारे फैकल्टीज हैं. तो एक बार रिपीट करूंगी कि मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये सभी लोग जानते हैं. और प्लीज फील फ्री टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक इफ आई एम मेकिंग. तो अथर्ववेद से लेकर के अभी तक के पीरियड में बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स का वर्णन आया है और वेद में हम नहीं जाएंगे, वो सबको पता है. नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आऊंगी कि कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं मालफॉर्मेशंस को, डिफॉर्मेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए. सो फर्स्ट इज मालफॉर्मेशन. सो व्हाट इज मालफॉर्मेशन? It occurs during the formation of the structure, for example, during organogenesis. They may result in complete or partial absence of the structure or alteration in its normal configuration. यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है during organogenesis. Organogenesis is a typical period that is 3rd week से लेकर के 8th week of intrauterine life. इसमें most of the organs वो माइक्रो फॉर्म में ऑलरेडी फॉर्म हो चुके होते हैं और इस पीरियड को हम ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड कहते हैं. तो इसी समय उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, डेवलप होने लगती है, देन इट इज कॉल्ड एज मालफॉर्मेशन. देन द नेक्स्ट टर्म इज डिसरप्शन. ये कैसे रिजल्ट होते हैं? दीज आर दे रिजल्ट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन इन ऑलरेडी फॉर्म स्ट्रक्चर. यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस के समय तो स्ट्रक्चर सही से फॉर्म हुआ है, बट बाद में कुछ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस के कारण ये स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे वास्कुलर अट्रेसियाज एंड द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एमनियोटिक बैंड्स, ये इसके एग्जांपल्स है. एंड व्हाट आर डिफॉर्मेशंस? डिफॉर्मेशंस आर ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस दैट मोल्ड अ पार्ट ऑफ द फीटस ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. ये कब होता है? फॉर एग्जांपल अगर जैसे ओलिगोहेड्रोमनियोस है, तो ओलिगोहेड्रोमनियोस यानी एमनियोटिक फ्लूइड की अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो यूटेरस का जो प्रेशर है जो फीटल एक्सट्रीमिटीज पर है वो ज्यादा आएगा और उसके कारण उनका जो लिम्स है, अपर लिम हो या लोअर, ज्यादातर लोअर लिम अफेक्ट होता है. तो इससे वो क्लब फिट ये एक एग्जांपल है उसका कि वो टर्न हो जाते हैं. वो भी सर्जिकली हम बाद में आफ्टर बर्थ क्योर हो सकते हैं, पर ये डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो considered as congenital anomaly. पर इसका मैकेनिज्म अलग है और ये मैकेनिकल फोर्सेस के कारण होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया क्लब फिट. नेक्स्ट इज, तो ये मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं माल डेवलपमेंट में? जब कोई भी ऑर्गन या कोई भी स्ट्रक्चर मालफॉर्म होता है तो उसमें कुछ मैकेनिज्म्स जिनके हम नाम बस जान लेते हैं. दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन. फॉर एग्जांपल अनेंसेफेली, सिंगल किडनी, एब्सेंस ऑफ डिजिट्स, यानी कि पार्ट डेवलप हुए ही नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल डेवलप. इसलिए एक तो किडनी एक ही डेवलप हुई है, दूसरी है नहीं, है कोई डिजिट मिसिंग है, या फिर स्मॉल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसेफेली, जैसे किसी का हेड बहुत छोटा है. फेलियर ऑफ फ्यूजन, जिसमें कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इसमें क्या है जब क्लोज होते हैं ट्यूब तब ये फ्यूज नहीं होते हैं, ये
मिड लाइन में फ्यूज होना चाहिए। क्लेफ्ट लिप की मैं बात कर रही हूँ, तो मिड लाइन में फ्यूज ना हो करके ये they remain as it is open, that is failure of fusion। वो इसका एग्जांपल है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, स्पाइना बाइफिडा। फेल्योर ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि सिंडिकल यानी डिजिट्स में जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो नहीं होकर के वो जॉइंट होते हैं। हॉर्सशू शेप किडनी, ये भी दोनों किडनीज डिफरेंशिएट ना होकर के वो जॉइंट हॉर्सशू जैसे दिखती है। फेल्योर ऑफ एट्रोफी, फेल्योर ऑफ इन्वेजिनेशन, फेल्योर ऑफ माइग्रेशन, इसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस ये एब्डोमेन में रह जाते हैं, सर्जिकली क्योर हो सकते हैं बाद में। फेल्योर ऑफ कैनलाइजेशन, इसमें कैनाल नहीं बनती है। बाइल डक्ट्स का ऑब्लिटरेशन फॉर एग्जांपल। हाइपरट्रॉफी जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में पाइलोरिक स्फिंक्टर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वो इट इज समवॉट लाइक हाइपरट्रॉफी की वजह से जो मालफॉर्मेशन या एनोमली डेवलप होती है। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि बर्थ डिफेक्ट और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन and developmental anomaly are the synonymous term to describe the structural, behavioral and functional metabolic disorders present at the birth. Major structural anomalies occur in the 2 to 3% of live born infants and 2 to 3% are recognized in children by the age of 5 years. और ये जो है ना, these are the major contributors to the fetal loss. Even क्या होता है कि जब कंसेप्शन होता है उसके बाद अगर वो मालफॉर्म है फीटस, तो बॉडी अपने आप उस कंसेप्चुअस को बाहर फेंकने की कोशिश करती है, इसलिए पहले अबॉर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इससे ज्यादा होता है अगर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के साथ बेबी पैदा हुआ है तो इस तरीके से ये एक मेजर प्रॉब्लम है और इसकी प्रिवेंटेबल जो एस्पेक्ट्स है वो स्टडी करना चाहिए। That is why the topic has been selected for। अगर हम एक पाई डायग्राम के थ्रू इसकी etiology देखने की कोशिश करें तो अनफॉर्चुनेटली 50 to 60% जो है इट इज ऑफ अननोन etiology, इसीलिए हमें प्रीनेटल स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कोई भी डिफॉर्मिटी के लिए। इवन एक्सपेक्टेंट मदर की 10 to 13 वीक्स में या 9 to 13 वीक्स में बहुत सारे स्क्रीनिंग अवेलेबल है जो हम अभी आगे देखेंगे, वो करनी पड़ती है क्योंकि जो अननोन etiology है उसके लिए कोई भी व्यक्ति विक्टिम हो सकता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए इट इज मस्ट और नाउअडेज वेरी इजीली इट कैन बी डन। सो इसका एडवांटेज लेते हुए इस इटियोलॉजी के लिए भी और बहुत सारे जो नॉन कंजेनिटल एनोमलीज और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन जनरेशन चलते आ रहे हैं जिसकी हिस्ट्री है उनके लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में क्या होता है, it is also called polygenic in origin। इसमें the genes and the environmental factors togetherly they interplay and उसमें फिर उसका कारण कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। unknown etiology is a different thing and multifactorial inheritance is a different thing। it is a complex interplay between environmental factors and genes। तो जहां पर आयुर्वेद की बात आई, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई है जिसको हम आजकल एपिजेनेटिक्स नाम देते हैं, जिसमें बहुत सारे मातृज पितृज के अलावा सत्वज, सात्मज, आत्मज, रसज, भाव एक्सेट्रा होते हैं जो कि और आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने कहा है कि मातृज और पितृज भावों के कारण जो एब्नॉर्मलिटी उत्पन्न हो रही है वो तो उन्होंने मेंशन किया है, पर ये मेंशन किया है कि इसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति है उसने बाकी जो सत्वज, सात्मज, आत्मज, रसज आदि के कारण जो उत्पन्न होने वाली एब्नॉर्मलिटीज है उनको खुद सोचकर या खुद इमेजिन करके समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में आती है। ये 6 to 7% जो है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें कि ट्राइसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, पेटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 इस तरीके से देखने को मिलते हैं। म्यूटेंट जीन्स एक बार अगर म्यूटेशन हो जाए, बहुत सारे म्यूटेटिक एजेंट्स होते हैं जैसे एक्सपोजर टू रेडिएशन एक्सेट्रा, और जिसके कारण भी एक बार जीन में म्यूटेशन आ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की तरह आगे के जनरेशन में वो ट्रांसफर होता रहता है। और एनवायरमेंटल एजेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि रेडिएशन के बाद
जो है, जो प्रीनेटल एक्सपोजर, इवन गैमेटोजेनेसिस के दौरान भी अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है और जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उसमें भी म्यूटेशन या फिर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, और वो नेक्स्ट जनरेशंस में चलती जाती है। जैसे हम अभी भी देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी, और इवन हमारा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें भी जो लोग उस गैस में एक्सपोजर हुए थे उनके बहुत सारे जो है बर्थ डिफेक्ट के साथ अभी भी पैदा हो रहे हैं। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। अभी जो हमने डिस्कस किया, तो हमारे आचार्यों ने इसके लिए क्या बताया है, मैंने एक आचार्य चरक का श्लोक यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ। होप मेरी आवाज आ रही है, प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मैंने एक श्लोक कोट किया है आचार्य चरक का। ये श्लोक मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि जितने भी फैक्टर्स, चाहे वो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, चाहे मॉडर्न साइंस अभी बता रहे हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स आजकल बहुत इट इज एट इट्स झील एज पर एज द नॉलेज इज कंसर्न, ये सारे हम इसी श्लोक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से कि हमारे अथॉरिटीज दे वेर so much enlightened that at that time also these small factors they have been enumerated, और उनको ये सब पता था। आज हम बोलते हैं कि मेंडल ने जेनेटिक साइंस का वो किया है, मेंडल ने जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताया है, पर तो क्या हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले क्या किया हुआ है, उन्होंने बीज दोष कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है। कितने डिसीजेस जो अभी हम देखते हैं, प्रमेह को भी बताया उन्होंने कि सहज प्रमेह असाध्य होता है। क्यों बताया? एक तो बीज दोष जन्य बताया है और एक सहज बताया है, तो अर्श भी बताया है उन्होंने। तो ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स वो पहले से ही नोन थे उनके लिए, और किस तरीके से और इतने सूक्ष्म उन्होंने वर्णन किया है कि बीज, बीज भाग, बीज भागावयव और बीज भागावयव का एक देश, इतने सारे सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किए हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो उनका अभ्यास और उनका ऑब्जर्वेशन कितना था ये बताने के लिए हमें पर्याप्त है। तो ये श्लोक में एक बार बोलना चाहूंगी, सारे श्लोक इसी के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम सारे फैक्टर्स। बीजात्मक कर्माशय काल दोषे मातुस तथा आहार विहार दोषे कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टा संस्थान वर्णेन्द्रिय वैकुत्रानि। यानी कि बीज दोष, आत्मकर्म दोष, आशय दोष, काल दोष, मातु, आहार और विहार दोष, इन सबके कारण जो है गर्भ में विकृति उत्पन्न होती है। और कहीं कहीं जहाँ पर यहाँ पे हम सिर्फ माता का वर्णन करें, आई मीन मैटरनल फैक्टर्स एंड ऑल, तो बहुत सारे इसमें सेम काउंटर पार्ट जो है पैटर्नल फैक्टर्स, जैसे एज वगैरह, जब हम मैटरनल एज की बात करते हैं, इन द सेम वे पैटर्नल एज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वो भी हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली बताया है। सो उस श्लोक के बेसिस पर मैंने इन क्लासिफिकेशन किया है, बीज दोष, आशय दोष, काल दोष, आहार दोष, विहार दोष एंड आत्मकर्म दोष। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये इसी वर्स के ऊपर बेसिक इसी को बेस बना के, आधार बना के आई हैव बीन क्लासिफाइड द etiological factors. तो अगर हम इसमें बीज दोष की बात करेंगे तो इसमें आचार्य चरक ने, मैं सारे श्लोक इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा वर्णन है। अगर हम सिर्फ एक श्लोक पे बात करें तो भी पूरा लेक्चर उसी में जा सकता है, इसीलिए मैं ज्यादा श्लोक का इसमें रेफरेंस नहीं दे पाऊंगी। पर आप लोग सारे लर्नेड लोग हैं, सभी को पता है कौन कौन से श्लोक कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है चरक ने कि जो बीज का भाग उपतप्त होता है और उस जो भाग अनुपतप्त होता है उसी प्रकार से उसका आगे जाके डेवलपमेंट होता है। अगर व्रीहि है तो व्रीहि उत्पन्न होगा और यव से यव उत्पन्न होगा, इस तरीके से। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज उन्होंने कॉइन किए, डिफरेंट टर्म्स।
यस्य यस्य अवयवस्य बीजे बीजे भागे वा दोषे प्रकोपम आपद्यते तम अवयव विकृतिरा विशति। उसी भाग की विकृति होगी जिस भाग में दोष उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैं सबका थोड़ा अटेंशन लेना चाहूंगी। स्त्रीकराणाम शरीर बीज भागानाम इति स्त्री व्यंजक स्तनोपस्थलो रोम राज्यादि जनक बीज भागानाम अस्त्रियमिति असंपूर्ण स्त्री लक्षणम वार्ता नामेति। अब यहाँ पे चरक शारीर स्थान में ये श्लोक दिया हुआ है जिसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन है, देयर इज समथिंग इन द बीज दैट इज responsible for manifestation of Stree Vyanjaka characters. That is, they are supposed to be responsible for the feminine characters की जो development है. For example, breast development and feminine pattern of hair development, ये सारा जिसके लिए एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम उन्होंने क्लियरली दिया है स्त्री कराणाम शरीर बीज भागानाम इति, और रोम राज्यादि जनक बीज भागानाम यानी दैट इज फेमिनाइन पैटर्न ऑफ हेयर डेवलपमेंट। अगर ये एब्सेंट होता है तो अस्त्रियमिति असंपूर्ण स्त्री लक्षणम यानी कि वो असंपूर्ण स्त्री होगा, यानी कि सुडो फीमेल जिसको हम कह सकते हैं, जिसका अपीयरेंस तो फीमेल जैसा होगा। तो ये X0 जो है हमारा टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, एंड दैट फीमेल दैट इज सुडो फीमेल व्हिच इज हैविंग अपीयरेंस लाइक फीमेल बट rudimentary breast and absence of hairline, those are the symptoms that are described in the symptomatology of the Turner syndrome. So they are exactly similar with this particular statement what Acharya Charak has stated. The स्त्री करणम शरीर बीज भागानाम इति स्त्री व्यंजक स्तनोपस्थलो। आचार्य चक्रपाणी ने इसने कमेंट भी किया है, आचार्य चक्रपाणी ने इस पर कमेंट किया है कि जो स्त्री के कैरेक्टर्स को उत्पन्न करने वाला स्त्री भाग उसी को उन्होंने बोला है। तो ये हम बीज भाग के लिए बहुत सारे और दिए हुए हैं, जैसे कि तृणपुत्री पुति प्रजा वार्ता, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज उन्होंने वर्णन की हुई है किस तरीके से, और सबको रिस्पॉन्सिबल है बीज भाग अवयव या एक देश, बीज भागावयव का एक देश। बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब्ड है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर मेंशन और वो सबको पता है। तो इसके अगर मॉडर्न काउंटर पार्ट की हम बात करें तो हम क्या ले सकते हैं इसमें? म्यूटेंट जीन डिसऑर्डर्स, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स हम बीज दोष के अंतर्गत ले सकते हैं। तो अगर हम सिंगल जीन डिसऑर्डर की बात करें तो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो है वो किस तरीके से इनहेरिट होते हैं हमारे जनरेशन टू जनरेशन। या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है वो एक बार वो जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस होंगे और ये जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पास होता रहेगा। 50% प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड होंगी irrespective of the child is girl or boy। और जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें दो रिसेसिव जीन्स एक साथ हो गए। पेरेंट्स आर सपोज टू बी होमोजाइगस इन नेचर। इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ज्यादा देखने को मिलेगा और डोमिनेंट इनहेरिटेंस में वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जो इनहेरिटेंस है उसको कम से कम करने के लिए हमारे आचार्यों ने बताया, अतुल्य गोत्रीय शारीरम पहले शुरू किया है। उन्होंने ऑलरेडी बताया कि तुल्य जो गोत्र होता है उसमें जो है मैरिजेस नहीं करने चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन उनको पता होगा डेफिनेटली। उन्होंने बीज दोष का इतना ज्यादा वर्णन किया हुआ है
The consanguinity increases the incidence of autosomal recessive inheritance. That is mating of two same genes. That is the homozygous gene. Is the percentage of mating of homozygous gene is increased if the marriages are done in the consanguinity. That is, consanguinity increases the incidence of the autosomal recessive inheritance. उसके बाद आता है X-linked inheritance. That is the particular जो gene है that located on the X chromosome. It may be X-linked dominant inheritance or X-linked recessive inheritance. अब हमें पता है कि color blindness या hemophilia, these are the disorders which are X-linked inheritance. और इसको हम एक और disease बोलते हैं, that is royal disease, जो कि ब्रिटिश के रॉयल फैमिली में ऐसा बताया जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के एक इसमें म्यूटेशन होकर के ये जीन जो है आ गया था और वो आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है. इसको हम इसलिए एक्स लिंक इसमें होता है. और इसमें क्या होता है कि मदर्स आर कैरियर्स एंड बॉयज. और एक मिनट, कुछ इसमें गड़बड़ हो गई है प्रेजेंटेशन में. क्या हैंग हो रहा है? एक मिनट. हाँ कोई बात नहीं, आराम से आराम से. अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया. Sorry, where I was here only, है ना. This is X-linked inheritance. जो Y-linked inheritance होता है, तो Y-linked inheritance में जो locus होता है, it is located on the Y chromosome. और जो mitochondrial inheritance है, एक another type of inheritance है. Y-link का मैं एक example बता देती हूँ. That is hypertrichosis of ears. ये आपने देखा होगा कि हमेशा मेल टू मेल ही कैरी होता है, क्योंकि इट इज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू अ सन, बिकॉज फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है. सो इट इज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन. और एक इनहेरिटेंस जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. हमें पता है कि जितना भी हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है 80%. पर जो 20% जेनेटिक मटेरियल है इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ ट्रेट कैरी कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन. यहाँ न्यूक्लियस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है. और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबको पता है कि इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इजंट इट. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो 20% क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जब स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग होता है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द जाइगोट, वो बाहर ही डीजनरेट हो जाता है. And the only mitochondria which has been retained in the zygote is the mitochondria of the mother. So, हमारे आचार्यों ने कितने पहले बताया था आर्तवम अग्नेयम. क्यों बताया गया है कि सिर्फ आर्तव का जो इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया है वो सरवाइव करता है, और इसलिए जो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवम के बाहर ही डीजनरेट हो जाता है, उसमें जाइगोट में वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता. और mitochondria is the powerhouse of the energy. That's why the mitochondrial inheritance is not transferred from male, because male का mitochondria already degenerate हो जाता है. इसीलिए हमारे आचार्यों को जो उन्होंने आर्तवम अग्नेयम पहले ही बताया है, किस प्रकार का नॉलेज उनके पास होगा और किस आधार पे उन्होंने बताया होगा, ये अभी भी इतने सालों बाद हम इसको जान पाए. ज्यादा पुरानी खोज भी नहीं है. यहाँ पर मैंने एक टेबल शो करने की कोशिश की है जिसमें एक जीन और बर्थ डिफेक्ट जो उसके कारण होते हैं, उस पर्टिकुलर जीन के कारण, क्योंकि हम यहाँ पर बीज दोष की बात कर रहे हैं,
वो यहाँ पर मैंने देने की कोशिश की है. ऑल ऑफ यू कैन गो थ्रू प्लीज इफ पॉसिबल, क्योंकि इतना समय नहीं है हमें रीड करने का. So different anomalies and responsible genes I have tabulated here. Please go through if you people are interested. Next. यहाँ हमने जीन की बात की थी, इसके बाद हम क्रोमोसोम की बात करेंगे. तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं. ट्रांसलोकेशन, यानी कि ये जो क्रोमोसोमल का रेप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है, तब क्या होता है कि जब माइटोसिस होता है तो उसी प्रकार की एक कॉपी जनरेट करना होती है. तो कभी कभी उसके दौरान ट्रांसलोकेशन, यानी कि एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है डिसलोकेट होके दूसरे उसके जो काउंटर क्रोमोसोम है उसके ऊपर जाके लोकेट हो जाता है. या फिर डिलीशन में क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पार्ट जो है डिलीट हो जाता है. सब टेलोमेट्रिक रीअरेंजमेंट्स, इसमें क्या होता है कि जैसे टेलोमेयर करके एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम पे, उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज वेरी डेंसली अरेंज एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाते हैं जो कि ओरिजिनल से थोड़े हटके होते हैं. तो इस प्रकार से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है उत्पन्न हो सकते हैं. यूनिपेरेंटल डायसोमी, कभी कभी क्या होता है कि एक पेरेंट का ही दोनों क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, दूसरे पेरेंट के आ नहीं पाते जाइगोट में. इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के मैकेनिज्म कह सकते हो आप या कारण कह सकते हो. इसमें और भी सारे हैं. रिंग क्रोमोसोम, जो मैं सॉरी यहाँ पे नहीं दे पाई हूँ मैं पीपीटी में. रिंग क्रोमोसोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. या फिर एक होता है रेट्रोवर्शन, उसमें क्या होता है कि जब वो ब्रेक डाउन होता है क्रोमोसोम, उसके बाद जहां पर उसका प्रॉक्सिमल पार्ट ज्वाइन होना चाहिए वो ना होकर के डिस्टल पार्ट ज्वाइन हो जाता है. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस. तो फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को वो उत्पन्न करते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे एक फोटो दिखाई है. दिस इज द बेबी विद डाउन सिंड्रोम. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको नेजल ब्रिज एब्सेंट है. वो थोड़े आउटर कैंथस जो है उसके थोड़े ऊपर के लेवल पे दिख रहे हैं एज कंपेयर टू इनर कैंथस. दिस इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ट्राइसोमी 21. तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो ट्राइसोमी 21 में एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम जो आती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम मैटरनल साइड. सो यहाँ पर एज ऑफ मदर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. जहां पर एक क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है 25 से 30 ईयर की एज में, जो इंसिडेंस एक डाउन सिंड्रोम होता है 25 में, वो अगर हम 40 के ऊपर के मदर की बात करें, मैटरनल एज की अगर हम बात करें, तो वो पहुंचता है अराउंड पहले 1000 बर्थ में एक होता है, और जब 40 के ऊपर एज होती है तो 25 में से एक डाउन सिंड्रोम का बेबी बॉर्न हो सकता है. तो इतना इंसिडेंस उसका बढ़ता है मैटरनल एज के अकॉर्डिंगली. और मैटरनल एज और पैटर्नल एज दोनों इंपॉर्टेंट है, पर पैटर्नल से ज्यादा मैटरनल यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज most of the times that extra copy of 21st chromosome is derived from the maternal side. That's why maternal age is very much important. जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है मैंने पहले बताया था, उसमें नेक्स्ट है आशय दोष. पहले हमने बीज दोष देखा जिसमें हमने जीन्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस देखा. फिर है ये आशय दोष. आशय यानी हमारे आचार्यों ने गर्भाशय के लिए कहा है. वो गर्भाशय काफी सारे श्लोकों का वर्णन आया है कि दोषों को प्रकोपित करने वाला खान पान लेने से दोष जो है गर्भाशय स्थित होकर के और अफेक्ट कर बेबी को अफेक्ट करके डिफरेंट एनोमलीज उत्पन्न करते हैं. ऐसे बहुत सारे श्लोक हमारे इसमें आए हुए हैं, सभी जानते हैं, इसलिए रिपीट नहीं करना चाहूंगी. पर अगर हम कंटेम्प्रेरी साइंस की बात करें तो
हम देखते हैं कि इसमें आशय दोष के अंतर्गत हम क्या मान सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि बायकॉर्निएट और सेप्टेड यूटेरस अगर है तो इनके इसमें जो फिटस का कंसेप्शन होगा वो कहीं ना कहीं एब्नॉर्मलिटी के साथ हुआ, क्योंकि एब्नॉर्मल पोस्चर इन यूटेरस उस गर्भ का होगा, जो कि मैकेनिकल फैक्टर्स हमने बताया है एक मैकेनिज्म में शुरू में डिफॉर्मेशन के, जैसे क्लब फिट वगैरह, वो उसमें जरूर उसके लिए विक्टिमाइज हो सकता है फिटस। और है एमनियोटिक बैंड सीक्वेंस एंड लिम्ब बॉडी वॉल डिफॉर्मिटीज। अब इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक बैंड अलग होकर के दे गेट अडेयर टू द फिटल बॉडी वॉल और एक्सट्रीमिटीज, और वहां पर वैस्कुलर एट्रासिया या फिर डेवलपमेंट हैम्पर करके वो डिफरेंट डिफॉर्मिटीज को पैदा कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ द यूटेरस समहाउ इन्वॉल्व इन developing the congenital malformation. So how cleverly our acharya has incorporated this ashay dosh, it is really incredible. ये मैंने क्लब फिट का एक एग्जांपल दिया है। पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट नेटली ये क्योर हो सकता है, कुछ दिनों तक प्लास्टर में रख सकते हैं बेबी का पैर, तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। This is the example of आशय दोष, that is etiological factor है, ये उसके कारण जो abnormality पैदा हो सकती है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब काल क्या है? हमारे आचार्यों ने काल जो है किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में माना नहीं है। हम ये जानते हैं कि हम जब काल की बात करते हैं तो या तो ऋतुकाल हो सकता है, जो विभिन्न ऋतुएं चलती है वो हो सकता है, या किसी स्त्री में ऋतुकाल हो सकता है, या फिर वो वयक की अवस्था हो सकती है, एज फैक्टर हो सकता है, दोषों का काल हो सकता है, या कोई भी टाइम पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है जिसको हम काल नाम देते हैं। तो आपको सबको पता है कि, और सब एग्री है इसके लिए डेफिनेटली, कि हमारे यहाँ काल जो टर्म है वो बहुत वेरियस कॉन्टेक्स्ट पे यूज की गई है। तो जब ये काल दोष आचार्यों ने बताया है तो उसके अंदर हम कौन से ऐसे श्लोक या वर्सेस या फैक्टर्स जो आचार्यों ने बताए हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसी के अंदर, लेट अस सी। अभी देखिए यहाँ पर काल के, इसमें हम एज की बात कर रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है ऊनषोडश वर्षायां प्राप्तः पंचविशतम यथा दत्ते पुमान गर्भः कुक्षिस्थ सविपद्यते जातो वा न चेरम जीवेत दुर्बलेन्द्रिया। तो ऊनषोडश यानी 16 वर्ष पूर्व अगर गर्भाधान करते हैं स्त्री तो डेफिनेटली जो है कंजेनिटल एनोमलीज उत्पन्न होने की चांसेस अधिक होंगे, या फिर पंचविशंत यानी पुरुष की जो एज है वो 25 बताई गई है। और यहाँ पे देखिए अतिरुद्धायाम दीर्घ रोगिण्याम अन्येन वा विकारेण उपसृष्टायाम, यानी दीर्घ रोगी स्त्री या अतिरुद्ध स्त्री, इनको गर्भाधान करने के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज से जो है गर्भ की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने जो पीरियड दिया है वो भी अगेन षोडश वर्षायाम स्त्री के लिए और पंचविशंति वर्षा पुरुषा। तो यहाँ पर भी काल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज taken as maternal and paternal age. As I have already discussed, maternal age is very important factor as per as not only Down syndrome but all the congenital malformations are concerned. इसी को फोर्टिफाई करते हुए 2 श्लोक और है। अष्टांग हृदय पूर्ण षोडश वर्ष स्त्री पूर्ण विषय संगता शुद्धे गर्भाशय मार्गे रिक्ते शुक्रे अनिले हृदि वीर्यवंतम सुतम सुते ततो न्यूनाब्दयोः पुनः रोगाल्प युर्धन्यो वा गर्भो भवति नैव वा। अगेन यानी कि यहाँ पे लिमिट, एज लिमिट दी हुई है, और ये सारे कारण भी बताइए, कुब्ज आदि सारे एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं अगर इस एज के ज्यादा या फिर इस एज से कम अगर कंसीव करते हैं तो। अभी हमारे यहाँ सबने देखा है एक और काल का बहुत चर्चा हुई है, दैट इज दौरुदावस्था। वो क्या किया है, वो भी एक पीरियड ही बताया है ना उन्होंने,
अलग अलग आचार्यों ने इसको अलग अलग बताया। आचार्य सुश्रुत ने 4थे महीने में बताया है, अष्टांग हृदय में इसको 2 महीने से लेकर के 5 महीने तक बताया। तो दिस इज द पर्टिकुलर पीरियड विच हैज बीन ऑफ कंसर्न। अगर इसमें प्रेगनेंसी क्रेविंग्स वगैरह उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो वट एवर मे बी द रीजन, वो अपने अपनी मान्यताओं का सवाल है कि इसका एग्जैक्ट कैसे रिलेट हम कर सकते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द पर्टिकुलर पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड दैट यहाँ पर जो है गर्भ की विकृतियां होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। एंड इवन ऑल्सो मॉडर्न teratology talks about the particular period of the exposure with the teratogen, that is during organogenesis, 3rd week से लेकर के 8th week तक का पीरियड जो है इट इज वेरी क्रिटिकल पीरियड। और इस पीरियड में अगर किसी भी टेराटोजेनिक एजेंट से, चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे वो कोई ड्रग हो, इसलिए हमेशा हम ड्रग्स पे देखते हैं कि शुड नॉट गिवन इन प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके जो है कभी भी गर्भ को हानि पहुंचा सकता है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड जहाँ पे सारे ऑर्गन्स एक माइक्रो फॉर्म में उत्पन्न होते हैं, दैट इज पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर इट अगेन डिफाइन द काल फैक्टर which our acharyas has already been defined। यहाँ पर दौरूद काल भी बहुत इंपॉर्टेंट मान गया है। इसमें चाहे उसको आप किसी से भी एट्रीब्यूट करें, चाहे जो मैटरनल क्रेविंग्स है उसके साथ एट्रीब्यूट करे या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड के साथ एट्रीब्यूट करे, दोनों का संबंध जो है एबनॉर्मलिटी से है। और काल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगेन अगर हम काल ये पीरियड हम डिस्कस करें मॉडर्न इसमें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैटरनल एज और पैटर्नल एज, इन दोनों में भी अगर ये 16 से कम या फिर 40 से अधिक है तो सारी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि मैटरनल एज का मैंने बताया कि डाउन सिंड्रोम के साथ ज्यादा रिलेशन इसीलिए है क्योंकि जो 21st क्रोमोसोम की कॉपी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता कहाँ से, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मदर से आता है। इसीलिए पैटर्नल एज भी सेम चीज है। अगर पैटर्नल एज 45 से ज्यादा है तो स्पर्म की क्वालिटी एंड इसलिए जो है आजकल एग जो प्रिजर्व करने का चलन आ गया है, एग्स प्रिजर्व करने का। जिनको अगर लेट कंसेप्ट चाहिए, लोग करते हैं करियर के कारण एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दे डू प्रिजर्व देयर एग्स, क्योंकि 30 तक जो है दे आर मैक्सिमम ऑफ गुड क्वालिटी एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो उसमें जो है आजकल ये चलन इसलिए बढ़ रहा है। ये एक्सपोजर टू द टेराटोजन इन द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहीं पे सारे ऑर्गन्स माइक्रो फॉर्म में फॉर्म हो रहे होते हैं। और इसी में अगर कोई टेराटोजन का एक्सपोजर हो गया, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे कुछ और, उस समय जरूर गर्भ विकृति हो सकती है। अब आहार तो सर्वमान्य है, आहार दोष क्या हो सकता है? जो भी चीज हम स्वॉलो करते हैं उसके लिए आचार्यों ने आहार का नाम दिया है, जो भी हम स्वॉलो करते हैं। तो इसलिए जो भी गले के नीचे जाता है वो आहार है। तो आहार को हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से रिलेट कर सकते हैं, आहार दोष को, कि किस तरीके से जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है दे लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड नॉट इवन डिफिशियंसी। अगर कुछ विटामिन ज्यादा हो गए, अगर क्योंकि ज्यादा प्रिकॉशन में कुछ लोग जो है मल्टी विटामिन की टैबलेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, वो भी दे आर ऑल्सो related or they are also attributed to the development of these congenital malformations। उसका एग्जांपल मैं दूंगी। ये प्रार्थनायाम तीव्रायाम, ये यहाँ पे दौरूद का मुझे इसलिए बताना पड़ा फिर से क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मैटरनल क्रेविंग से रिलेट करता है। जो आहार जो है ये दोनों में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में गर्भ मातृष पितृष भाव के अलावा भी इन्होंने सात्मज आदि जो भाव बताया है ये सारे आहार से रिलेट करते हैं। तो आचार्यों ने बताया कि इस सात्वश सतमश आदि भावों का जो आहार है वो के डिफरेंट दोषों को प्रकोपित कर सकता है। उस अकॉर्डिंगली वो गर्भाशय में स्थित होकर डिफरेंट एनोमलीज उत्पन्न कर सकता है।
अगर हम मॉडर्न काउटन पार्ट की बात करें तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी सबको पता है कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड देते हैं। अगर डेफिशिएंसी हुई तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह इस तरीके के उत्पन्न हो सकते हैं। और कंजम्पशन ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी, थैलेडोमाइड डिजास्टर सबको पता है कि 1960 में जर्मनी में बहुत सारे बच्चे फोकोमेलिया के साथ पैदा हुए थे, मतलब जिनको लिम्स नहीं थे, जैसे इस टाइप के। तो उस समय ये खोजा गया है कि क्या एक्सटर्नल कोई फैक्टर था जिसके कारण ये सारे फोकोमेलिया के इंसिडेंट्स अचानक से बढ़ गया। तो साइंटिस्ट लेंस ने ये पाया कि उस समय मॉर्निंग सिकनेस के लिए एक ड्रग दिया जाता था, दैट इज थैलिडोमाइड। जो प्रेग्नेंट वुमन का मॉर्निंग सिकनेस है उसको रोकने के लिए एक ड्रग दिया जाता था, थैलिडोमाइड। तो इसलिए थैलिडोमाइड के कारण, जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये डिफरेंट टेराटोजेनिक इफेक्ट्स उत्पन्न कर रहा था, तो वो उस समय थैलिडोमाइड डिजास्टर नाम के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन ए है, एसिटेटिनोइन, अगर ये जो सिस्टिक एक्ने वगैरह ट्रीट करने के लिए यूज होता है, अगर हम उसको देते हैं, इसका जो है थ्रेशोल्ड है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। अगर इससे ज्यादा हम देते हैं तो इट हैज अ टेराटोजेनिक पोटेंशियल, जो कि हम कहते हैं कि विटामिन ज्यादा होंगे तो अच्छा, पर अगर ये ज्यादा होता है तो फिर भी ये टेराटोजेनिक इन नेचर है। और फिटल अल्कोहल सिंड्रोम एक होता है। आजकल मदर्स का अल्कोहल कंजप्शन जो है, इट इज आल्सो बीइंग वेरी कॉमन इन द सोसाइटी। तो उस समय अगर ये फिटल इसमें जो अल्कोहल की मात्रा जाती है प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके, तो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सब कुछ आएगा आहार दोष के अंतर्गत। अब है विहार। विहार यानी क्या होता है? व्यवहार। यानी मदर का जो भी व्यवहार है वो किस तरीके से कारण हो सकता है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज का। तो लेट मी टेल यू, इसमें तो बहुत सारे श्लोक है, ये मैं अभी रीड नहीं करूंगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गर्भों को घात कर भाव वर्णन किए हैं और गर्भिणी के लिए डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि गर्भिणी अस्विन्न है, यानी कि गर्भिणी का स्वेदन नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे जो अनुवासन, आस्थापन आदि प्रोसेसेस है, इन सब में जो है हमेशा एक गर्भिणी जरूर आता है। इसमें हमारे आचार्यों ने बताया कि गर्भिणी को स्नेहन स्वेदन भी नहीं करना चाहिए, आस्थापन, अनुवासन और बाकी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताए गए। तो इनका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोष प्रकोपित करके गर्भस्थ शिशु में एब्नॉर्मलिटीज पैदा कर सकते हैं। अगर हम इसके मॉडर्न काउंटर पार्ट, क्योंकि विहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। जो भी मदर व्यवहार करेगी उसी प्रकार से उसका इफेक्ट होगा। तो इन्फेक्शन जो हमें होता है डिफरेंट, वो भी क्या होता है? क्योंकि हम ऐसे अनहाइजीनिक या इस तरह हमारा एक्सपोजर होता है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, तो ऑटोमेटिकली हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे टॉर्च टेस्ट करवाते हैं मैटरनल इन्फेक्शन को जज करने के लिए, इसमें टॉक्सोप्लाज्मासिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एक्सेट्रा, सिफिलिस, इन सब का टेस्ट होता है। और रूबेला का अगर इन्फेक्शन हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो यूएस में इट इज लीगल इंडिकेशन फॉर एबॉर्शन। यानी कि अगर किसी मदर को रूबेला का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो वो लीगली अपने चाइल्ड को अबॉर्ट कर सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, हार्ट डिसीजेस इंक्लूड करके काफी सारे। तो डिफरेंट इन्फेक्शन जो है, साइटोमेगालोवायरस के लिए तो मदर इतनी रिएक्टेंट नहीं होती, आई मीन मदर तो कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाती, पर फिटल एज इट्स सीरियस थ्रेट, तो उसको जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं टॉर्च टेस्ट करके। तो क्या मदर जो है एक्सपोज हो रही है इसी किसी इन्फेक्शन से, फिर उसके अकॉर्डिंगली, और अगर फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है तो भी हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस का कारण भी सम टाइम्स ये होता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन बार बार नहीं बता रही हूँ मैं। मैटरनल डिसीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है। डायबिटीज मदर, हमारे यहाँ बताया गया है कि प्रमेह अगर मदर को होता है, मधुमेह होता है, तो जो चाइल्ड हो जाए वो बहुत लार्ज, मतलब लार्ज इन्फेंट पैदा होते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब मदर को डायबिटीज होता है तो एक डायबिटोज नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फिटल ब्लड में जाता है और इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ हार्मोन फॉर फिटस, इसलिए उसका साइज बढ़ जाता है।
तो हमारे आचार्यों का स्टडी का यहाँ हम देख सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पर दिया है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया यानी अगर मदर को किसी भी कारण से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो भी वो क्या हो सकता है, फीटस के लिए हानिकारक हो सकता है, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज वो उत्पन्न कर सकता है। तो हाइपरथर्मिया not always associated with any disease, but sauna bathing, incidence of sauna bathing is also been associated with this fetal abnormalities। इसलिए अपने यहाँ जो गर्भिणी अस्विन बताई गई है उसका कारण हम देख सकते हैं। इसलिए गर्भिणी के लिए हमें स्वेदन वगैरह नहीं करना चाहिए, बिकॉज हाइपरथर्मिया इज ऑल्सो अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर etiological factor responsible for congenital malformations. So that should be very seriously taken. That should be taken very seriously. यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो हमारे आचार्यों ने जो फैक्टर्स बताए हैं और मॉडर्न जो बात करता है उसका कोई रिलेशन है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल विकृति ऑफ बीज भाग, दैट आई हैव बीन कोरिलेटेड विद दिस क्रोमोसोमल एनोमलीज। कुछ मेरे साथ एग्री नहीं भी कर सकते। विकृति ऑफ बीज भागावयव, दैट इज anomalies due to partial chromosomal defects, for example partial trisomy 21। विकृति ऑफ एक दोष ऑफ बीज भाग, दैट इज सिंगल जीन डिसऑर्डर। आशय दोष यानी malformation arising due to uterine abnormalities like bicornuate and septate uterus, uterine constant in 7th to 9th month associated with oligohydramnios। काल दोष, again critical period during morphogenesis। आहार दोष, different nutritional deficiencies। विहार दोष, exposure to radiation, working with radioactive materials, viral bacterial and protozoal infections। दीर्घ रोगी स्त्री ने कंसीव नहीं करना चाहिए। That is maternal diseases like diabetes or any other long-standing diseases is associated with the increased percentage of malformation। If woman is conceived by a man less than 20 years, the child is as a greater risk to develop anomaly। Again, our acharyas have also told man less than 20 years is likely to have increased percentage of malformations। The same thing हमारे आचार्यों ने इम्प्योर इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन ऑफ इम्प्योर पारक का भी बहुत जिक्र किया है रस ग्रंथों में, रस तरंगिणी एक्सेट्रा में, कि वो जो है बीज दोष उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मालफॉर्मेशंस। इसकी स्टडी हुई है जापान में। एक मिनामाटा बे में जो फिश पैदा होती है उसको खा के जो है कुछ वहां पे जो पॉपुलेशन थी वहां पर एक पर्टिकुलर एनोमली दैट इज सेरेब्रल पाल्सी बहुत ज्यादा पाया गया, जो कि और बाकी न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज पाई गई। तो उसमें स्टडी किया गया कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा कि मिनामाटा बे में इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पे बहुत ज्यादा था, तो मर्क्यूरी का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। और वो परसेंटेज क्यूमुलेटिव इफेक्ट करके, क्योंकि वो फिश मर्क्यूरी का इंजेस्टेड जो फूड है वो खाता था, क्योंकि सारे इसमें मर्क्यूरी मिला हुआ था। वही फिश जिन मदर्स ने खाया, मदर को कुछ नहीं हुआ, मदर्स आर नॉट एट सीरियस स्टेट बट फीटस वेयर एट सीरियस स्टेट। तो उन्होंने जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी हमारे आचार्यों ने भी बताया है, पारद जो है बीज दोष उत्पन्न करता है। स्त्रीकरणम शरीर बीज भागान लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ स्त्री व्यंजक कैरेक्टर्स। It is the exactly similar with the absence of X chromosome responsible for maldevelopment of feminine secondary sexual characters like breast and hairline। तो यहाँ तक तो हम कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस की बात की। अभी मैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। काफी टाइम कम है, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। कंटिन्यू करना है ना सर? बहुत बढ़िया चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है ना। ओके तो इसमें हम जो है एक एक दोष के अकॉर्डिंगली हम प्रिवेंटिव फैक्टर्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैटरनल एज बताया है, हमारे आचार्यों ने बताया, तो उस एज का ध्यान रखें। जैसे बीज दोष बताया है, अतुल्य गोत्रीय बताया है, उसका हम ध्यान रखें। आहार का जो बताया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना होने दे, हमें फोलिक एसिड एक्सेट्रा लेते रहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह अच्छे से कर ले सबसे पहले कि यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज वगैरह कुछ है क्या, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो जो अलग अलग दोषों को मैंने
क्लासिफाई किया है उसके अकॉर्डिंगली प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्लस मैं कुछ टेस्ट यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, जैसे सेल फ्री स्क्रीनिंग, सेल फ्री डीएनए शब्द यहाँ पे टाइप करना रह गया है। सेल फ्री डीएनए यानी मैटरनल ब्लड में कुछ फिटल डीएनए आता है, तो उसको हम मैटरनल ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं 10th वीक के बाद। तो वो सेल फ्री डीएनए टेस्ट में अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वगैरह है तो वो अर्ली डिटेक्शन हो करके उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। कुछ मार्कर्स होते हैं ब्लड में जो कि प्रेगनेंसी में करवाए जाते हैं, मार्कर्स टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा फिटोप्रोटीन। अगर अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर डाउन सिंड्रोम, इस तरीके की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, हम उसको पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अबॉर्शन प्लान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा ए प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कि इसके लेवल्स भी इंडिकेट करते हैं कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है क्या, फिर डाउन सिंड्रोम या एडवर्स सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13। हिस्ट्रियोल, ये भी एक टाइप का एस्ट्रोजन है, इसके लेवल भी हम कर सकते हैं एज अ मार्कर, सीरम मार्कर है ये सारे। इनहिबिन ये भी एक प्लेसेंटा से फीटस से सेक्रेट हुआ हार्मोन है, इसके लेवल भी हम जांच कर सकते हैं। एक न्यूशल ट्रांसल्यूसेंसी एक टेस्ट होता है। दीज आर ऑल नॉन इन्वेजिव टेस्ट, यानी कि हमें मदर को कुछ भी हार्म नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। एक या तो ब्लड सैंपल हम ले सकते हैं या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। तो न्यूशल ट्रांसल्यूसेंसी में क्या होता है कि फीटस के नेक पर जो फ्लूइड इकट्ठा होता है ऑसिपिटल फोल्ड एंड स्किन के बीच में, तो वो फ्लूइड अगर ज्यादा भरा हुआ है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ abnormality, that is neural tube defect। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांसल्यूसेंट सैक दिख रही है फीटल नेक पे, जो कि न्यूशल ट्रांसल्यूसेंसी इंडिकेट करती है कि बहुत ज्यादा है, तो इट डेफिनेटली इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और अदर एब्नॉर्मलिटीज। तो ये हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट है ये सब, जिनको हम कर सकते हैं। इसको करने में कोई भी हर्ज नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ये न्यूशल ट्रांसल्यूसेंसी अभी मैंने बताया, अल्ट्रासोनोग्राफी में तो बहुत सारे किडनी से लेकर के लिम्फ से लेकर के हार्ट से लेकर के बहुत सारे डिफेक्ट डिटेक्ट होते हैं। टारगेटेड सोनोग्राफी हाई रेजोल्यूशन की भी हम कर सकते हैं, जिसमें और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये मैंने फिगर दिया है एमनियोसिंथेसिस का। ये इन्वेजिव टेक्निक है, यानी कि अभी तक जो हमने देखे ब्लड मार्कर्स या सेल फ्री डीएनए स्क्रीनिंग टेस्ट या अल्ट्रासोनोग्राफी या न्यूशल ट्रांसल्यूसेंसी, दीज आर ऑल नॉन इन्वेजिव। और ये है एमनियोसिंथेसिस इज इन्वेजिव टेक्निक। इसमें 3 चीजें आती है। एमनियोसिंथेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ये 2 टाइप के होता है, थ्रू सर्विक्स होता है, थ्रू एब्डोमिनल वॉल होता है। परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, ये सारे इन्वेजिव स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो एमनियोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो एब्डोमेन से अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ हम टैप करके एमनियोटिक फ्लूइड ले सकते हैं फिटस का, और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं 10th वीक, 9 से लेकर के 10th 11th वीक तक ये टेस्ट कर सकते हैं, रादर 10th वीक से। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है। और कोरियोनिक विलस का भी हम सैंपलिंग कर सकते हैं। ये सर्विक्स से करने के लिए कैथेटर इंसर्ट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से गाइडेड होता है, या तो फिर हम एब्डोमिनल वॉल से भी कर सकते हैं कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये इस तरीके से मैंने शो किया है यहाँ पर एक डायग्राम। कैथेटर टिश्यूज सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ सर्विक्स से इंसर्ट किया गया है यहाँ पर, और ये इस तरीके से ये कोरियोनिक विल दिख रहा है। यहाँ से हम सैंपल कैथेटर में कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रांस एब्डोमिनल प्रोसीजर दिखाई है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है। यहाँ पर नीडल वहां तक नम कर सकते हैं स्किन वाला एरिया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, उसके थ्रू ये डाल करके कोरियोनिक विला सैंपलिंग ये कर सकते हैं। और इसके बाद है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, यानी जैसे मैंने 2 प्रोसेस बताए वैसे अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड भी ले सकते हैं। इसमें फिटल एनीमिया वगैरह डिटेक्ट होते हैं, पर ये थोड़ा रिस्की है, अभी ज्यादातर इसको नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास काफी टेक्निक्स अवेलेबल है। जो लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी जिनको इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेके बाद में हम जायगोट को ही डायरेक्ट अगर हम इम्प्लांट करते हैं, तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक्स टेस्टिंग की जाती है उसकी, अगर कोई एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो उसको देखने के लिए।
पर इसका यूज लिमिटेड है, जिनमें हम IVF करते हैं उनमें ही कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट. आई होप कुछ अगर इससे अगर आप मिला हो फायदा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंट हियरिंग. Thank you so much. It was a very, very valuable and knowledgeable lecture. Thank you very much, Nisha Bhalerao ji. सचिन जी आगे बढ़े, क्वेश्चन आंसर सेशन को ले रहे हैं. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. मैडम का जो व्याख्यान था वो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा हुआ था, और इनकी मेहनत जो है उसमें साफ झलक रही थी. तो एक शेर कहना चाहूंगा कि संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है. संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है. जिसने अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है. तो मैडम आपका प्रयास जो है ये बहुत ही सराहनीय था. और इसके बाद मैं, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, मैं निवेदन करता हूं कि अभी सभी श्रोता जो हैं, जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें. अनम्यूट नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा. हैंड रेज होंगे, उनको अपने को अलाउ करना पड़ेगा. जो अपना हैंड रेज करेंगे. जी 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 जी. सचिन खेड़कर जी, आप भी ध्यान रखिएगा. जी 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 जी. अगर कोई हैंड रेज कर रहा है, किसी के क्वेश्चंस हो. मैं भी एक क्वेश्चन रेज करना, मैं थोड़ी सी जिज्ञासा, मैंने पहले भी एक और व्याख्यान आया था, तब भी मैंने इसको चर्चा की थी. थोड़ा सा विषयांतर है. निशा जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं बार बार इस जिज्ञासा का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चर्चा करता हूँ और कई सारे विषय आते हैं. जी सर. मैं ये जानना चाहता हूँ, पुंसवन का जो विषय है, हम मान के चलते हैं कि जेनेटिक चेंजेस होती हैं, जेंडर चेंज हो जाता है. तो जेनेटिक में चूंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग ऑडियंस होती है, तो सभी अगर सवाल रेज करेंगे तो सभी के लिए होता है वो. तो क्या हम मान करके चलें कि जो जेंडर चेंज होना, हम कहते हैं कि जेंडर तो पहले डिसाइड हो जाता है कंसेप्शन के साथ ही, जाइगोट फॉर्मेशन के साथ ही. तो क्या ये जो चेंज होना है, जेंडर का चेंज होना है, और जो जाइगोट के साथ जेंडर का फॉर्मेशन होना है, इन दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस हो सकता है क्या? कोई जरूरी नहीं, आपके विषय से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई इस पे आउटपुट है या इनपुट है, कुछ अपन बात कर सकते हैं क्या? जी सर, मेरा इसमें जो ओपिनियन है वो मैं बता देती हूँ कि जो पुंसवन कर्म अपने यहाँ बताया गया है, तो उन्होंने सिर्फ पुंसवन कर्म का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने दोनों चीजें बताई. अगर किसी को स्त्री गर्भ होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी बताया है उन्होंने. जी. तो मेरे ख्याल से अभी कुछ थेरीज आ रही है सर. अभी कल परसों एक लिंक शेयर की थी किसी ने कि इनिशियली मदर इज नॉट नोइंग व्हाट द fetus is going to develop in, whether it is going to be female or male. तो उसमें मेल के भी थोड़े कैरेक्टर्स आते हैं, फीमेल के भी. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट आते हैं, निपल्स आते हैं, क्लैटोरिस आता है. तो फिर बाद में उनका डेवलपमेंट जो स्टॉप हो जाता है व्हेन समहाउ द जेंडर इज डिसाइडेड. ऐसा एक कहीं मेरे लिंक अभी इसी ग्रुप पे शेयर हुई थी. पर मेरा यह मानना है कि पुंसवन या वो एक क्वालिटी प्रोजेनी उत्पन्न करने के लिए है, न कि उसका जेंडर डिसाइड करने के लिए. ये मैंने अपने लिए एक बनाया है कि ओपिनियन है मेरा. इट इज जस्ट हैविंग अ गुड क्वालिटी प्रोजेनी and not interfering with the gender. नहीं, तो इसका मतलब जेंडर इंटरफेयरिंग, मतलब ये जो कहा जाता है कि हाँ सब फीमेल था और वो जेंडर कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये थ्योरी रॉन्ग है फिर? क्योंकि पुंसवन शब्द का अर्थ यही होता है कि उसका पुंसत्व, उसको पुंसत्व के रूप में उसमें, या आपकी बात भी सही है, उसमें मैस्कुलिनिक कैरेक्टर्स जो है उसमें डेवलप किए जाएं. पर दो चीज होती है, मैस्कुलिनिक कैरेक्टर, मान लीजिए क्या ऐसा फीमेल कैरेक्टर हो और वो जो है उसको अपन कन्वर्ट कर सके, ये चीज क्या हम इसमें कोई शास्त्र को इससे जोड़ सकते हैं क्या कहीं इससे? एक्चुअली सर, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर इस प्रकार का कोई भी टॉपिक लेते हैं वो लीगली बैंड है. सही बात. इसमें कानूनी पेचीदा है. बिल्कुल सही बात. हम थीसिस में भी हम नहीं इंक्लूड कर सकते उसको कि वी आर somehow promoting some certain gender. सही बात है ना. तो वो एक बहुत बड़ा उसमें ऑब्स्ट्रैकल है. और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एज अ क्वालिटी प्रोजेनी डेवलप करने के लिए अगर एक उसमें आयाम जोड़ दे तो ज्यादा आसान रहेगा और ज्यादा सुसंगत भी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है.
जी जी, सही बात, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? सचिन शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं। और मेरा एक प्रश्न है जी निशा जी। जी सर। हाँ, हाँ। निशा जी, एक ये आचार्य सुश्रुत ने जो जाति स्मर का वर्णन किया है, भाविता पूर्व देहेषु सततम शास्त्र बुद्धये भवन्ति सत्व भूयिष्ठा पूर्व जाति स्मरण नरा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? मतलब उसमें सर ये लिखा है ना कि पूर्व जन्म के जिनको याद होते हैं चीजें, जाति स्मरण, मतलब उनके पूर्व जन्म का उनको स्मरण होता है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी जी जी। तो उसमें कुछ पुण्य आत्माएं होती है, उसमें ये लिखा है कि जो सूक्ष्म शरीर की हम बात करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो चेंज होता है, पर सूक्ष्म शरीर जो है उसमें आत्मा कई युगों से जर्नी करती हुई आ रही है और फिर वो उसके कर्मों के अनुसार उस शरीर में वो प्रवेश करती है, इस प्रकार का वर्णन आता है हमारे यहाँ। और कुछ जो आत्माएं जो पुण्य आत्मा जो कहलाती है, वो अपनी चीजों को भूलती नहीं है, जो पिछले संस्कार वो लेके आई है। तो ऐसी पुण्य आत्माओं को क्या उन्होंने जाति स्मर नाम दिया गया है। और ऐसे हम कुछ लोग देखते भी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, somebody is recalling his previous birth and telling everything correctly where he was or she was residing, और कौन सा घर है उसका और क्या नाम था। तो इट इज आई थिंक प्रत्यक्ष प्रमाण और श्रद्धा दोनों का विषय है ये। कोई एग्जांपल, कोई मॉडर्न में ऐसा कुछ है या कुछ आपने? बहुत सारे हैं सर, यूट्यूब में है, बहुत सारे लोगों के हैं। नहीं, उदाहरण तो है, बट इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? साइंटिफिक रीजन तो यही हो सकता है कि नयनम छिंदति पावकः, जो हमारे बहुत सी ये बात बिल्कुल सही है सचिन जी। ये विषय वास्तव में बहुत कुछ कई बार आता है, कुछ चीजें वो है, मतलब जिसको कहते हैं ना दैव मानुष संपदा, जो दैव वाली बात कही है, तो ये शारीर स्थान की जो बात जब दैव मानुष कहा, तो ये दैव भाग में अपन इसको ले सकते हैं कि ये कुछ दिव्य जो तथ्य हैं, जो दिव्य हैं, जिनको हम अप्लाइड वे में समझ सकते हैं, जैसे आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये चीज है। पर इसका हम साइंटिफिकली प्रूव यही कर सकते हैं कि जैसे आत्मा है वैसे ये भी है, इसी रूप में ही हमको समझ सकते हैं। हो सकता है कोई आने वाले समय में साइंस को आत्मा को भी वैलिड कर पाए, वैलिडिफाई कर पाए, लेकिन जिस प्रकार से उसकी सत्यता है शायद उसी रूप में है, इसी इनकी भी वैलिडेशन अभी तक तो हमको इसी रूप में ही माननी पड़ेगी कि इसका बेस क्या हो सकता है, कि किसी को पूर्व जन्म कैसे याद रह सकता है। अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है या कोई साइंटिफिक इसका कोई वैल्यू जो है वो कहीं दिया गया है। वो सिर्फ आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार ही पॉसिबल है और गीता के सिद्धांत के अनुसार। मॉडर्न में ऐसा होता है, वो तो आत्मा को ही नहीं मानते ना। हाँ, वो तो आत्मा को ही नहीं मानते, तो पूर्व संस्कारित आत्मा को क्या ही मानेंगे। जी जी जी। हाँ, कौन बीच में बोल रहे थे ना? मैं ये बोल रहा था कि एक बार सचिन जी बोले, फिर अनुभव जी बोलेंगे। सचिन जी, जैसे मॉडर्न में भी बहुत सारे डिसीज के बारे में लिखा होता है ना, अननोन इटियोलॉजी, तो हमारे लिए भी ये टॉपिक अननोन इटियोलॉजी ही मानना चाहिए। सही बात है, वही सही बात। हाँ सर, एक पॉइंट मेरा छूट गया, मैंने सारे दोषों को जो क्लासिफाई किया ना, एक उसमें छूट गया था, लास्ट वन, आत्म कर्म दोष। तो अच्छा आपने वो याद दिलाया, क्योंकि वो पीपीटी उसकी मिस हो गई थी मेरी, जो मैं सारे दोषों के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई। तो आत्मकर्म दोष वही है कि इट इज एसोसिएटेड, आवर आचार्य हैज टोल्ड दैट इट इज एसोसिएटेड विद आवर डीड्स ऑफ प्रीवियस बर्थ। तो उसी के अकॉर्डिंगली वी गेट रीबर्थ एंड आवर बॉडी इज मालफॉर्म और वेल फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने आत्मकर्म दोष इसीलिए ही माना है। और उसको हम अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो अननोन इटियोलॉजी, क्योंकि मॉडर्नर्स भी ये मानते हैं देयर आर सम इटियोलॉजी which are not known yet which can lead to congenital malformation। तो इसको हम उसके अंतर्गत ले सकते हैं कि हम उसकी कारण मीमांसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, सही बात। मैम, हाँ बोले अनुभव जी। मैम, I want to ask something that there is a problems of congenital malformation, is the autism, ADHD, where you keep in this modern in Ayurveda aspect. What are the मैडम, ये मूक मिन गद वगैरह जो आचार्यों ने बताया है ना, वो श्लोक अगर आपने देखा तो उसमें ये सारे जो फॉर्मेट, this is the part, तो कहाँ पे कमी है? That is the part of मतलब जिसमें कमी है वो रसकृत है।
ये अम्बु में है, ये क्षेत्र में है, या कहते हैं कि काल में है, किसमें है कि जिसमें ये ऐसी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है? ऑटिज्म की आप थोड़ा सा मुझे इटियोलॉजी बता सकते हो? अभी मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, मतलब क्योंकि वी आर कंसर्न विद स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज मोर देन rather this फिजियोलॉजिकल, बट मैम इट लेट लेट इट कम्स इन द फ्रंट में। शुरू में तो पता नहीं चलता है, पर बहुत लेट कब में पता नहीं लगता है बच्चा जो है autistic है, yeah, it is ऑटिस्टिक very है, और difficult to deal with even हाँ yeah, I एनवायरमेंट know. से कनेक्शन नहीं पा रहा है, एनवायरमेंट से वो कनेक्शन नहीं पाता है, या वो So that उसको is what प्रॉब्लम we are telling about, that is of unknown etiology, because exactly हम बहुत सारी चीजों के कारण मीमांसा मॉडर्नाइज नहीं कर पाते। जितने प्रिवेंटेबल है उसके लिए हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इवन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जितनी भी मदर्स है उन्होंने ये नॉन इन्वेजिव पहले नॉन इन्वेजिव स्टेज से स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी अगर उसी लेवल पर डिटेक्ट हो जाती है तो आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। यस, मुझे लगता ये है मैम ये जैसे बहुत से जैसे थैलोमाइड का एग्जांपल आपने दिया या बताया हमें, तो मुझे लगता है कि कुछ ड्रग्स, कुछ इफेक्ट जो रसकृत है, जो ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी ले रही है, जैसे हमारे यहाँ तो उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया कि मासा अनुमासिक कम हाँ, क्या में मैंने यूज बताया, करना चाहिए, सारे सब कुछ दिया हुआ है। हाँ। कि ऐसा करें तो हम बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके इफेक्ट भी आते होंगे, ये ना जो जन्म बल में बताया गया, जो टाइप जन्म बल विकृतियां बताई गई हैं, जिसमें रसकृत और दोहित्र को भी उसमें रखा गया है। सारे सात्वज, आत्मज, रसज, सर्वज सारे भाव है ना, वो आचार्य ने बताया कि इसकी विकृति जो है मतलब हमें अपने स्टडी से ही उसको वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। समझना चाहिए। Yes. इसमें गर्भ संस्कार का भी एक रोल हम देख सकते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो प्रॉपर मतलब सर्वांगीण आहार विहार से लेके सभी जो फैक्टर्स मैडम ने बताया उनमें से कोई ना कोई डिफेक्टिव रहता होगा ऑटिज्म के लिए, ये तो गर्भ संस्कार एक बहुत अच्छा इसमें तभी तो सर उपाय कहा जाता है कि धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे मतलब कहते हैं कि आध्यात्मिक चीजों में लगना चाहिए कि आपका मन खुश रहे, आपको हैप्पी हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रेशन हो। अभी तो और ये मुझे गर्भ लगता है संस्कार सर का कोर्स वही पूरा वही चलाते हैं कहने का जामनगर में। तात्पर्य वही कि ऑटिज्म के लिए उपाय गर्भ संस्कार ही है, अगर वो प्रॉपर 9 महीने तो ये रहेगा। तो इट मीन्स इट कम इनटू द प्रॉब्लम इन द जन्म बल विकृति। बिल्कुल। It is the part of Janam Bal Vikriti, अगले not Adi Bal. Adi Bal is the chromosomal disease. Here, this is the during the antenatal Acquired. period problem. acquired, Yeah, acquired, acquired. during pregnancy. During काल का pregnancy, भी हो सकता है। antenatal ANC. Yes. अगले प्रश्न एक टिकेंद्र जी शर्मा जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है। टिकेंद्र जी अपनी बात रखें। नहीं, इनको कंट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर। मैंने लेट पार्टिसिपेट किया हुआ है इनको। हाँ, लेट पार्टिस देखो बनाओ, देखो टिकेंद्र जी को बना रखा था, शायद मैंने बना दिया था, देखो जरा, नहीं तो बनाओ एक बार टिकेंद्र जी को। लेट पार्टिसिपेट आता है लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। ये टिकेंद्र जी का नाम ये रहा ना, एक इसमें मैं कर रहा हूँ, मेक कंट्रीब्यूटर किया हुआ है इनका, मेक ए कंप्यूटर किया हुआ है इनको। उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, तभी हो गए वो। टिकेंद्र जी आप एक्सेप्ट करें। टिकेंद्र जी एक ऐसे ही एस वडेर हैं, उन्होंने भी किया हुआ है। उनको भेजा है लेट पार्टिसिपेट। एस वडेर जी पार्टिसिपेट करें। टिकेंद्र जी आपको अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इसको, तभी आप जुड़ पाएंगे, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। और भी कोई आदमी कोई